बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं जवाद कमार। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। कराची पैकेज के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रख दिया गया। इससे पहले थर्ड हेल्थ पैकेज का ऐलान भी किया जा चुका है। सियासी मंतरनामे में विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान महाजराई में इजाफा हो रहा है और वफाकी हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग भरपूर अंदाज में मुखालफत कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मईशत मौजूदा हुकूमत से संभल नहीं रही। असद उमर के इस्तीफे का मुतालिबा एक बार फिर सामने आया और मुतालिबा ये भी किया गया कि इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर वजीर खजाना रखा जाए। पीपल्स पार्टी ने गली खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वर्सी पर भरपूर पावर शो किया और रिवायती अंदाज में भरपूर तनकीद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के मामले को भी आज आड़े हाथों लिया गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिली, तहम अभी तक नवाज शरीफ के इलाज का कोई फैसला नहीं हो सका है। आने वाले दिनों में क्या सियासी माहौल बन रहा है, इस अहम मामले पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ भी आपसे ही करता हूँ गुफ्तगू का। वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर आसिफ जरदारी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया गया। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब कूच कर सकते हैं। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी उन्होंने अपनी रिवायती खदशात का इजहार कर दिया। क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेगी? क्योंकि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात भी जारी है और इस हवाले से पहला बाज़ाब्ता रेफरेंस दायर हो गया। देखिए, पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती यह है कि उनके पास इस वक्त कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। आज जिस मौके पर वो इकट्ठे हुए हैं, चाहिए तो ये था कि वो एक सियासी फिलॉसफी अपनी बयान करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पार्टी जो एक सियासी फ़लसफ़े की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई और उस फ़लसफ़े को रास्ते में कहीं घुमा दिया शुरू के दिनों में इन्होंने, आज टोटली लॉस्ट है ये। अब उनकी जो लीडरशिप है वो शिकंजे में है और जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं मीडिया के थ्रू, लगता यूँ है कि जरदारी साहब, उनकी हमशीरा और बिलावल साहब भी शायद सलाहों के पीछे होंगे। तो अब सारा इसका जो पेशबंदी के तौर पे सब बातें की जा रही हैं, हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है और हर इदारे को तंगी का निशान बनाया जा रहा है। तो अब देखिए, वो शहीद बनने की जो ख्वाहिशें हैं वो होंगी तो सही इनकी, लेकिन ये ज़्यादती है कि जिस मुल्क जिस हालात पे खड़ा है आज हम अपने जो टोटली जो एक जुर्म है उसको हम सियासत में लेके आ गए हैं और सियासत को नतीजतन हमने जुर्म बना दिया है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आपको नज़र आता है कि अदालत जो सियासत है हमारी वो अदालतों में घसीट ली गई है और जो अदालतें हैं हमारी वो सियासत में घसीटी जा रही हैं। तो ये जो गठबंधन होकर रह गया है, जिससे एक तो इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है और दूसरा वो जो लोगों का एतमाद था सिस्टम के ऊपर वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो भी मजबूर होता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी की जो एहतजाज की जो तहरीक चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं या वो बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो वो तो जो उनके जिस वजह से वो सब जानते हैं इस वजह से, तो वो शायद इतनी कामयाबी नहीं होगी उनकी। सिंध की बात और है और वहाँ पे तो खैर उनकी अपनी हुकूमत भी है, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ वो जो कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। पंजाब में जब आएंगे तो फिर हालात थोड़े मुख्तलिफ होंगे। अगर नून लीग साथ उनका साथ दे तो शायद यहाँ पर किसी हद तक वो कुछ शो कर जाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उनके साथ खड़े होंगे। पंजाब में अगर खड़े होते तो शायद वो एक आध को सीटें निकालने में कामयाब होते। सियासी तौर पर पंजाब में जिसने बात नोट करने की ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर ये जिस मुकाम पर पहुंचाया तो पंजाब ने पहुंचाया था, सिंध ने नहीं पहुंचाया था। सिंध में तो इलेक्शन भी हार गए थे। तो इसलिए पंजाब में जो आज उनकी सूरत हाल है, तमाम बातें और तमाम फिलासफी एक तरफ छोड़ दें, वो बहुत कमज़ोर है। तो ये तहरीक वगैरह का मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा चांस नहीं है जब तक कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद इकट्ठे नहीं हो जाते। तो क्या लगता है सर, इकट्ठे होंगे? अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आती। एहतजाज के मौके पर इकट्ठे होंगे सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इकट्ठे होंगे। कोई दोनों के प्रॉब्लम मुख्तलिफ हैं, दोनों के इश्यूज़ मुख्तलिफ हैं। और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी फेडरल हुकूमत भी थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और एक तहरीक चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे हुकूमतें गई हैं तो उनको ये बात समझ आ गई कि अदालती मसाइल अदालत में ही हल होंगे, अदालती मसाइल आप बाहर मैदान में जाके हल नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी उन्होंने ये गलती की थी पीपल्स पार्टी ने। उनका ख्याल ये था कि हम सियासी तौर पर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देंगे कि ये जुर्म शायद कहीं छुप जाएगा
वो नहीं हुआ, सजा उनको हो गई। सजा के बारे में लोग कह सकते हैं शायद ज़्यादा दी गई, लेकिन जुर्म तो एक हुआ था। तो वो ये जो हमारी ये जो सियासी अशराफिया की सोच है कि आप जो अपने जो भी इनके जिस पर भी उनको केसेस चल रहे हैं उनको आप सियासी तौर पर सियासी मैदान में घसीट लाएंगे और अदालतों को सियासी मैदान में घसीट लाएंगे, जिससे मामला ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब ने दोबारा जब अदालतों में आए हैं, अगर कोई रिलीफ उनको मिला है या उनको कहीं बचने का चांस नजर आता है तो अदालती निज़ाम के थ्रू ही होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी हुकूमती पॉलिसियों को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। एक ब्रेक की तारीख मुझे जाना होगा, उसके बाद में बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमती इदारों और अदालती निज़ाम पर भी उंगलियां उठाई हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती पॉलिसियों को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। अपनी तकरीर में उन्होंने अदालती निज़ाम और इदारों पर भी उंगलियां उठाई हैं। पीपल्स पार्टी मुकदमात के तनाजुर में दबाव बढ़ा रही है हुकूमत पर। क्या होगा? सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान आबिद साहब, अगर कोई बड़ी गिरफ्तारी हो जाए तो क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं? कोई बड़ा मोमेंटम बन सकेगा? अभी बिलावल ने ट्रेन मार्च भी किया, पावर शो भी हुआ, क्या मंजरनामा बन सकता है? देखिए, बिलावल साहब ने जो ट्रेन मार्च किया वो तो अपने मतलूबा नताइज नहीं दे सका, और जिस किस्म का मोमेंटम बिलावल साहब पैदा करना चाहते थे उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एहतसाब के अमल से बचने के लिए एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाकर मैदान में कूदी है और ये साबित करना चाहती है कि जो कुछ एहतसाब के नाम पर हो रहा है ये कानून के दायरे में नहीं है, बल्कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, ये वो नैरेटिव है जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने और शरीफ फैमिली ने इख्तियार किया हुआ है। अब दोनों बड़ी मकबूल सियासी जमातें इस नैरेटिव पर मजबूर हो गई हैं कि वो लोगों को ये कहें कि जो एहतसाब हो रहा है ये जाली है और असल में तो हमें इंतकाम का निशाना बनाना मकसूद है। अब मसला ये है कि ये दो वो जमातें हैं जिनको 5-5 साल इक़्तिदार मिला, दोनों ने नैब को ना ख़त्म किया, ना नैब के कवानीन में कोई तरमीम की, बल्कि एक समझौते की सियासत के साथ एक दूसरे की करप्शन को प्रोटेक्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ दिया, सियासी जवाब पेश किए। अब जिस वक्त नैब इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है तो वो ये नारा लगा रहे हैं बिलावल साहब ज़रूर तहरीक चलाएं, लेकिन ज़रा ये भी देखें कि उनके वालिद साहब की जो सियासत है उसने पीपल्स पार्टी को एक चारों सूबों की जंजीर से निकाल कर, एक वफाकी जमात से निकाल कर सिंध के दही इलाकों तक महदूद कर दिया है। बिलावल साहब और उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब के में पीपल्स पार्टी के हवाले से एक वॉकओवर का रवैया अख्तियार किया हुआ है। सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा पीपल्स पार्टी सिर्फ दही इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। अब अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं तो ज़रूर चलाएं, लेकिन वो इस वक्त एक सिंध कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज 18वीं तरमीम का बहुत शोर मचाया गया। अब सवाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई 18वीं तरमीम से बड़ी मुखलिस है तो आप खुद कराची में जवाद साहब बैठे हुए हैं, ज़रा ये बता दें कि सिंध हुकूमत ने मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के साथ जो सुतेली माँ का सलूक किया हुआ है और सारे के सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के सलब किए हुए सूबाई हुकूमत ने, ये कौन सी 18वीं तरमीम की खिदमत है? 18वीं तरमीम का तो मतलब ये था कि सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को आइन की शिक 140A के तहत सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात देंगी, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। इसलिए इस वक्त पीपल्स पार्टी हो या PMLN, अब देखिए ना दोनों की सियासत का महवर क्या है। दोनों बुनियादी नुक्ता ये उठाए हुए हैं कि एहतसाब, नवाज शरीफ की सारी सियासत एहतसाब और उनकी बीमारी तक महदूद है, और पीपल्स पार्टी की सारी सियासत जो है कि जी हमें एहतसाब से निकाला जाए। ये वही पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी। लेकिन बिलावल साहब ने आज अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि मैं एहतसाब से नहीं रोक रहा, मैं इंतकाम से रोक रहा हूँ। जनरल साहब, बिलावल ये कहते हैं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग झूठ पर मबनी केस है और सिर्फ इंतकाम है। JIT रिपोर्ट में तो इस हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। अब मामला नैब के पास है, आसिफ जरदारी और बिलावल पेशी भी भुगत चुके हैं। बिलावल के इल्जामात, जारहाना रवैया, क्या वजूहात है सर? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल साहब आप इसका रिस्पॉन्ड कर दें। सलमान आबिद साहब, आपसे मैं आगे सवाल करता हूँ। जी, मैं जिस तरह सलमान आबिद साहब ये बात कर रहे थे, पहले भी हमने ये बात की है, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक तो हमने सियासत और अदालत, जो अदालती निज़ाम में गड़बड़ हो गया हुआ है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो इस मुल्क की शायद दूसरी नजरियाती या कहिए कि एक पॉलिटिकल फोर्स उठ के आई थी,
वो और नून लीग जो मुल्क की एक बड़ी सियासी ताकत रही है और अब भी शायद है किसी हद तक, वो दोनों कहाँ पे आके फंस के रह गई हैं। वो दोनों अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा के बैठ गई हैं यहाँ पे आके। ये मुल्क की बदकिस्मती है ये। और यहाँ पर चाहे वो बिलावल साहब हों या मरीम साहब हों या कोई भी हो, उनके साथ आप ना हमदर्दी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं उसका बैकअप नहीं है उनके पास कोई भी। आप जब आप ये बात करते हैं, देखिए हम जज्बाती हैं, हमने लोगों को एक फरिश्तों की हैसियत दे के हमने बिठा दिया हुआ है। लुकाली भुट्टो के बारे में सब हम बातें करते रहते हैं। क्या किसी को मालूम कि पाकिस्तान की जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको कैसे बिगाड़ा गया? अगर ये जो नेशनलाइजेशन का इकदाम था लुकाली भुट्टो साहब का, और जिससे कि सिर उन्हें सियासी इंतकाम का लोगों को निशाना बनाया है, अगर वो सब कुछ ना करते तो आज शायद पाकिस्तान की हालत मुख्तलिफ होती। आज के हमारे मीडिया ने कभी इस बात पे गौर किया है कि जो पाकिस्तान में पावर का क्राइसिस बना हुआ है पिछले कई सालों से, ये जो बीबी के दौर में IPPs का मसला खड़ा किया गया था, जो हम लेके आए थे, वो क्या था सारा कुछ, वो आज तक हम भुगत रहे हैं उस चीज़ का। और इस वक्त 30 रुपये या 32 रुपये यूनिट हम बिजली का पहुँचे हुए सारा काम हमारा। तो सारा हमें एक बैलेंस में रख के देखना चाहिए, चाहे वो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हों या बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों या कोई भी हो, मैं समझता हूँ। तो एक बैलेंस में रख के आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा इंसान के लेवल पे कोई ने बड़े काम भी किए हैं, बड़ी गलतियाँ भी की हैं। आप सियासी मामलात को सियासी तौर पर रखिए, और ये जो भी, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, चाहे वो ये जो फॉल्स अकाउंट्स के सामने डिटेल्स आई हैं उनका केस है, ये जलसों या जुलूसों में तय नहीं हो सकता। ये इसको अल्टीमेटली अदालतों में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से ज़ारी साहब ने पहले अपने केसेस नैब से क्लियर करवाए हैं और वो इस बात पे बड़ा फख्र भी करते हैं, अब भी उनको वहीं से रिलीफ मिला तो मिलेगा उसको। तो ये हमें बात समझनी चाहिए। ये जब तक ये बात नहीं समझेंगे तो आपकी जो सियासी इशराफी है इस मुल्क की, वो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर सिर्फ इसलिए लगाना चाहती है कि वो सिर्फ अपने आप को बचाए इसमें। अगर तो आप सियासी प्रिंसिपल्स पे बात करें, 18वीं तरमीम को कौन छेड़ रहा है? 18वीं तरमीम को तो कुछ हो नहीं सकता आज भी, क्योंकि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, PTI के पास वो है नहीं है। तो रोना किस बात का? इसको PTI शोर मचाती भी रहे तो कुछ नहीं कर सकती इसको, तो रो किस बात करना है इस बात? बिल्कुल 18वीं तरमीम की आपने बात की सलमान नामी साहब, आप भी इस मामले पर बात कर रहे थे। PP बड़ी एग्रेसिव है इस मामले को लेकर। वजीर आजम ने ये कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास फंड्स की कमी है, वो दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका, मुल्क की कुल सालाना आमदन में एक बड़ा हिस्सा सूबों में तकसीम हो जाता है, फिर वफाक के पास कुछ बचता नहीं है। जो वसाइल बचते हैं उनसे सेहत, तालीम, दिफाई अखराजात पूरे करने होते हैं, कर्जों की वापसी तक करनी होती है। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए ना, 18वीं तरमीम के बारे में तो ये आसमानी सहीफा तो है नहीं, उस पर काफ़ी गैप्स हो सकते हैं, लकूनाज हो सकते हैं, कुछ पार्टियों की रिजर्वेशन हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी रिजर्वेशन शेयर की है, लेकिन जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे कि इसका जो फोरम है ये बुनियादी तौर पे टॉक शो में तो तब्दील नहीं होना, इसको तो पार्लियामेंट में जाना है, और पार्लियामेंट में जब जाएगा तो PTI के पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। जब तक कि PMLN या पीपल्स पार्टी में से कोई एक जमात उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो 18वीं तरमीम में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती। असल में मसला ये है, 18वीं तरमीम की बुनियाद बनाकर, सिंध कार्ड को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी एक शेड देना चाहती है और सिंध के अवाम को दोबारा इस एहसास में डालना चाहती है कि वफाक उनके साथ सुतेली माँ का सलूक कर रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे इतने ज़्यादा बाख्तियार हैं, जो आज सिंध में आपको बदहाली नज़र आती है, जो आपको माशी नाहमवारियाँ नज़र आ रही हैं, जो वहाँ तालीम का, सेहत का, पानी के शोबों के हालात हैं, वो सारी की सारी अब सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। अब सूबाई हुकूमत वहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। आप कराची में बैठे हुए हैं, ज़रा मुझे बता दें कि कराची के हालात क्या हैं और कहाँ है वो कराची का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसको इख्तियारात देने थे सिंध हुकूमत ने। तो 18वीं तरमीम को एक पॉलिटिकल कार्ड बनाकर खेलना एक और चीज़ है, 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को ज़िलों के हवाले से पावर देना एक दूसरी बात है। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि देखिए 18वीं तरमीम के बारे में ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसे ख़त्म करना चाहती है, मैं कहता हूं अगर वो ख़त्म करना भी चाहती है तब भी इसे पार्लियामेंट के अंदर से ही इसको तरमीम किया जाएगा, इसको तब्दील किया जा सकता है। और फिलहाल इस असेंबली के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा सकेगा। ठीक है, आपको नहीं लग रहा ऐसा हो सकता है? जनरल साहब, वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि सूबों के फंड्स कम कर दिए जाएं, लेकिन सूबे इस पर तैयार नहीं है। सिंध और वफाक में रस्ता कशी बढ़ती जा रही है। वजीर आजम ने कराची पैकेज, फर हेल्थ पैकेज और अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी संग बुनियाद रख दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इन तमाम मनसूबों को आड़े हाथों लिया जा रहा है। वफाक अगर सिंध में तरक्याती मनसूबों का ऐलान करे तो इस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत की तनकीद किस हद तक दुरुस्त है? देखिए,
ये बेजा तनकीद है सारी। आप अगर जो 18वीं तरमीम के जो इश्यूज हैं ना, उनमें ये बहुत बड़ा इशू है जो प्राइम मिनिस्टर ने इसके किया जी। जो फेडरल हुकूमत का शेयर है वो तकरीबन 47% है सारे इसमें, और जिसमें से उसने कर्जों की वापसी भी करनी है जो तकरीबन आपको 11 पता नहीं कितने 1.1-1.2 ट्रिलियन का वो खर्चा बन जाता है रुपए का आपका। इसी तरह आपका डिफेंस का सारा उसने देना है, सब कुछ तो अपने फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, तो सारा कुछ ये ले जाते हैं सुबह। हमारे सिंध गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि हम अपने सिक्योरिटी का हिस्सा जो फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे इसको, तो फेडरल हुकूमत तो फंसी हुई है इस वजह से। इसको देखने की जरूरत है और इनको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए इसके ऊपर। अब सिंध हुकूमत को चूंकि याशी की आदि पड़ी हुई है, उन सबको इतने पैसे मिलते रहते हैं उनको, और ये जो सवाल पूछा जा रहा है उनसे, जैसा भी आबिद साहब ने, सलमान साहब ने बात की है इससे, आप कराची बैठे हुए, मैंने जो कराची के चक्कर लगाया है, जो कराची आज मैंने 10 से 15 साल पहले देखा था, अब कराची का बेड़ा गर्क हुआ सारा बैठ के। आप पंद्रह सिंध चले जाएं, जो वहाँ पे हालात हैं वो आपको नजर आते हैं उसके बीच में, और इस वजह से ये सबको देखने की जरूरत है। आपका निज़ाम तालीम ठप होकर रह गया है। आप जिस तरीके से अगले दिन आपने रिपोर्ट टीवी पे देखी होगी, जिस तरीके से नकल माफिया को खुली छुट्टी दे दी गई वहाँ पे, अब जो सिंध से बच्चे नकल मार के इतने हाई परसेंटेज से लेके आएंगे, अगर नेशनल लेवल पे कोई कंपेटिटिव जहाँ पर भी उनको जगह मिलनी होगी तो उनको बेनिफिट होगा इस चीज़ का कि हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है हम उस तरीके से उनको लेके आना चाहते हैं आगे। तो ये देखिए इसको तरीके, और ये आसमानी सहीफा नहीं है। आबिद साहब ने बिल्कुल सही बात किया ये, और किसी भी मुल्क की तरक्की का राज आप गुज़िश्ता सदियों में किसी जगह से जाकर जुड़ के बैठने में नहीं है। आप रिव्यू करते रहते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आइन को आपने ऑपरेटिव किया है उसमें आपको मसाइल नजर आ रहे हैं, मिलकर बैठ के उनको हल कीजिए उनको। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान की बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले पर भी आज बात की है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत हुई है उसके बाद क्या PMLN अब इस मामले पर सियासत कर रही है, क्या करेगी? हम एक ब्रेक पर इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने का मामला एक बार फिर उठाया और ये कहा कि विफाकी काबीना में वुज़रा के कलदम जमातों से रवाबित हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की भी काबीना में शमूलियत पर उनके एतराज़ात सामने आए हैं। बिलावल के इन इल्ज़ामात पर जनरल मुस्तफा साहब आपकी क्या राय है? देखिए, इल्ज़ाम लगा देना और उसको एक इशू बना देना ये तो हमारी सियासत का एक खासा बन चुका हुआ है। हमें पसंद हो या ना हो, ये है हमारी हकीकत है। ये बिलावल साहब जब ये बात करते हैं तो उनको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि पाकिस्तान में एक तंजीम थी जुल्फ़िकार, वो पीस पार्टी की एक जैली तंजीम थी जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाकायदा मंसूबे बना के अमल भी किया था। उसके ऊपर एक जहाज़ पाकिस्तान PIA का अगवा हुआ था, उसमें एक हमारे मेजर साहब सफ़र कर रहे थे, उनको बेदर्दी से शहीद करने के बाद उनकी लाश तार पर फेंक दी गई थी। उनको भी तो ऑब्जॉर्व किया था ना बस मुल्क ने। तो मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें ये मसला रहा है हमारे पास। अब अगर हुकूमत एक कदम उठा रही है और हुकूमत के उससे इक़दाम से आपको इख्तलाफ ये हो सकता है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, मुझे भी शदीद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन आप एक सारे के सारे अमल को एक मशकूक बना रहे हैं और आप वो ज़बान बोल रहे हैं या वो मुआद फ़ाहम कर रहे हैं जिसको दुश्मन लेके आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और FATF में भी आपका केस है, सिक्योरिटी काउंसिल में UN की जाके अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पेश किया हुआ है वहाँ पे। तो आप सब कुछ एक अगर मौजूदा हालात को देखते हैं तो फिर आपको लगता यूँ है कि ये सियासत से भी बहुत अजीब किस्म का मुझे ये फीलिंग देती है। ये और बात नहीं कहना चाहिए जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा रहे हैं। ये ना तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है, और ना ही हमारे सियासी अमल के लिए चीज़ अच्छी है। तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना होना मेरी भी शिकायत है, आपकी भी होगी, सलमान आबिद साहब की होगी। ठीक है, इस पर अमल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुआशी मैदान में शदीद मुखालफत का सामना है इस वक्त, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अद्वियात, बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर महंगा हो चुका है। नून लीग ने एक तरफ तो असद उमर के इस्तीफे का मुतालबा किया, दूसरी जानिब इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर वजीर खजाना रखने का मुतालबा भी किया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये जो बहरान है इसका सबब दोनों जमातें ही हैं। अपोजिशन की तनकीद हुकूमती पॉलिसियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, एक बात तो आप ये समझें कि इस हुकूमत को भी जो माशी पॉलिसियाँ मिली हैं या जो माशी बदहाली मिली है
वो साबका हुकूमतों की जहेज की पॉलिसी के तहत ही मिली है। ये कोई 6 माह में तो पाकिस्तान की मईशत खराब नहीं हुई है। आप किसी भी माशी माहिर के बुला लें और उनसे ज़रा तजिया करें कि पिछले 10 वर्षों में जिस अंदाज से पाकिस्तान ने अपनी माशी पॉलिसियों को चलाया है वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उस पर बहस हो सकती है कितनी अच्छी माशी पॉलिसी पीपल्स पार्टी ने चलाई और कितनी अच्छी माशी पॉलिसी जो है वो PMLN ने चलाई। अब इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बातें हो रही हैं। पहले इसहाक डार साहब को कहें कि पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना तो करें। वो तो यहाँ से भाग गए हैं और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। जो कर्जों का बोझ वो लाद के गए हैं इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर, उसके ऊपर भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। बाकी रही इमरान खान साहब की बात, इस हुकूमत की बात, इसमें कोई तो मौजूदा हुकूमत भी ले रही है सर। नहीं जी, वो सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। यही तो मैं सबसे कह रहा हूँ कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो PMLN की हुकूमत थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ की, माशी पॉलिसियों में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये कह देना कि सारा मलबा जो है वो किसी एक जमात पे डाल दे, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के सामने भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ उनकी हुकूमत का, ना उनका चैलेंज इस वक्त पीपल्स पार्टी है ना PMLN है। असल चैलेंज उनको माशी मैदान के अंदर है। जो उनके वजीर खजाना थे असद उमर साहब, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वो हमें रिफ्लेक्ट होकर नजर नहीं आ रहे। उनकी जो माशी टीम है उसके अंदर वो सलाहियत नजर नहीं आ रही जो इस माशी चैलेंज को लीड कर सके, उसे डील कर सके। इसलिए लोगों के अंदर मायूसी जरूर है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन है कि अगर यही हालात जो इस वक्त PTI में ये सलाहियत नजर नहीं आ रही। जनरल साहब, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात भी चल रहे हैं। अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की, तो महाजराई बढ़ रही है। जहांगीर तरीन 62F के तहत नाअहल हैं। गुज़िश्ता दिनों कुरैशी साहब की तनकीद की क्या वजूहात हो सकती है? क्या पंजाब के सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का गिला ये पुराना है। जब से उनको जो उनकी सूबाई नशिस्त पे हारे थे, वो उससे पहले भी जब इमरान खान के अंडर कमांड जो पार्टी है उसमें ये धड़ेबंदी थी उनके यहाँ, और ये मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोरी रही है PTI की, और इसमें इमरान खान साहब मैं समझता हूँ डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। उन्होंने बरवक्त इसका तदारत नहीं किया और वो खुल के सामने आ गई है। जो अभी सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे, उनके एक चैलेंज तो ये माशी हालात को संभालना है। दूसरा मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये भी है कि अपनी पार्टी को तो संभाल लें, उसका तो कोई सिस्टम में लेके आए, उनका तो कोई वर्किंग ठीक करवाएं, उसकी जो फैसला साजी है, जो तरीक़ाकार है। हमने 33 मीटिंगें देख ली हैं कैबिनेट की, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। पिछली हुकूमत तो कर ही नहीं रही थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, और ये हुकूमत मीटिंगों में मीटिंग करी जा रही है। एंड रिजल्ट क्या है? हमारे मुआशी बदहाली का जो तनाजुर है वो इससे बहुत पुराना है। मैं सिर्फ आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बेस को नेशनलाइज करके ख़राब किया, उसके बाद से पाकिस्तान नहीं संभल सका। अब उन हालात से संभालने के लिए हम छोटे छोटे इकदाम तो करते रहे, मेजर रिफॉर्म पैकेज हम नहीं लेके आए। आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो रुक गई, आपकी एग्रीकल्चर जो थी वो रुक गई इसके। उसके बाद जब ये पीस पार्टी के बाद में आने वाले दौर में जब IPPs को लेकर आए हैं आपने, जब बांग्लादेश ने उन्हीं से 3.6 सेंट में बिजली खरीदी, आपने 6.2 सेंट में बिजली खरीदी उनसे, तो 6.2 सेंट प्लस कैपेसिटी चार्ज देने के बाद जो पाकिस्तान की आज हालत है, इसमें पीस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जिस तरह भी ये बात कर रहे थे कि 19 अरब डॉलर तो उन्होंने सिर्फ डॉलर को दुनिया को अदा कर दिए कर्ज की सूरत में, जहाँ कर्ज लिए लोगों से कि पाकिस्तान की जेब से गया कि डॉलर की जगह मुस्तहकम रखा जाए। अब PTI का मसला ये है, बातें बहुत की और आके टीवी पे आके बात करना शुरू कर दी। कोई उसके पीछे वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं थी, स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं था, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी उसके। एक मनसूबे के तहत बात करते, कोई सोच के बात करते, तो दुनिया को बताते भी पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल क्या है, उसके लिए इक़दाम क्या करने हैं। उसके नतीजा ये है कि अब उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही नजर आ रही हैं आप इसको। तो PTI को इसके अलावा कि उनके पास मुआशी पॉलिसियाँ ठीक करनी है, अपनी पार्टी के अंदर से ये जो रिफ्ट है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे बशमूल पंजाब में, तो उनको फारिग करें। उनको इनकी मजबूरी क्या है? ऐसे लोगों को फारिग करना चाहिए। मजबूरी क्या है? मजबूरी से भी निपटना चाहिए। सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक नून लीग कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना सकी है। जमानत के लिए 6 हफ्ते मिले हैं। सियासी तौर पर नून लीग इस वक्त से क्या फ़ायदा उठा सकती है सर? देखिए, मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सियासी तहरीक जो है और जो सियासी किरदार है वो सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात तक महदूद होकर रह गया है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है
कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क से बाहर है, उसमें अपोजिशन का जो रोल है वो हमें नजर नहीं आ रहा। आप देखिए शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी सियासत है वो सिर्फ अपने खानदान को बचाने तक महदूद है। वो पसे पर्दा मुख्तलिफ लोगों से मामला तय करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और नवाज शरीफ का मसला भी इस वक्त जो है सारी पार्टी ये कहती है कि किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि सारी सियासत जो है उनके इलाज पर या उनकी बीमारी पर हो रही है, लेकिन जिस अंदाज से एक अपोजिशन का रोल होना चाहिए था वो हम प्ले नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आप क्योंकि कराची बैठे हुए हैं, मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, जितनी बेस्ट फैसिलिटेशन जो है नवाज शरीफ साहब को इलाज के हवाले से पंजाब हुकूमत ने दी। 4 डॉक्टर मुसलसल 8-8 घंटे के बाद हर डॉक्टर की वहाँ ड्यूटी लगती थी, हर जगह से इनको इलाज की ऑफर की गई। किसी भी डॉक्टर से, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि बाहर से भी अगर किसी डॉक्टर को बुलवाना है तो वो बुलवा लें, लेकिन मसला बीमारी से ज़्यादा सियासत का है। और अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब का वो जो नैरेटिव था, वो जो बयानिया था, मुझे क्यों निकाला, पार्लियामेंट की बालादस्ती, जमहूरियत की जंग, आज वो सारे सवालात कहाँ चले गए हैं और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग खामोश बैठी हुई है। कोई उस पर बात नहीं करता नवाज शरीफ के नैरेटिव पे। मरियम भी खामोश होकर बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ भी खामोश होकर बैठे हुए हैं, परवेज रशीद भी खामोश होकर बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, आपको ये सब लोग इस वक्त एक कहीं ना कहीं पसे पर्दा नजर आते हैं और कोई नवाज शरीफ साहब के उस नैरेटिव की बात नहीं कर रहा। और वो इसलिए नहीं कर रहा जब खुद नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, मरियम खामोश है, तो उनके पीछे अब कौन खुद लीड नवाज शरीफ करेगा? साहब खामोश है, मरियम खामोश है, उनकी पूरी जो तमाम साथी हैं वो भी खामोश ही हैं। जनरल साहब, नवाज शरीफ से जेल में बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की थी। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बारे में अब आवाज उठा रही है। इन दोनों जमातों का आने वाले दिनों में इत्तेहाद मौसर साबित होगा और कितना मौसर साबित होगा? देखिए, इत्तेहाद तो तब होगा ना जो कोई पॉजिटिव कोई इनकी सोच होगी और मुस्बत कोई पैगाम लेके आएंगे, कोई प्रोग्राम लेके आएंगे। अगर जिस तरीके से हमने पहले ही बात की, अभी सलमान साहब भी बात कर रहे थे, अगर आपने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जरदारी साहब को और उनके जो लीडरशिप है उसको आपने जेल से बचाना है, तो फिर इत्तेहाद तो फिर ना हुआ। इसमें मैंने नहीं ख्याल किया ये कुछ अचीव करने की पोजीशन में होंगे। और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो इन दोनों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। पीस पार्टी को नुकसान यही हुआ है, उन्होंने पंजाब में जो मुकाऊ की सियासत की थी आज भुगत रहे हैं। और अगर नून लीग भी हद तक तो दोनों जमातें इस वक्त मिली हुई हैं, सिर्फ अमली तौर पर इकदाम होना बाकी रह गया इसका। नहीं, ये देखिए बातें करना और है। जब भी कोई इकदाम आया है जिससे हुकूमत को मुश्किल में डाला जा सकता था और जहाँ पर कोई डरता कि हुकूमत को स्टेप ले, लेकिन उन्होंने आगे पीछे हट गए सारे। ये मौलाना फजल रहमान भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाएं, उनका अपना एक मसला है। तो इन हर एक का मसला इनका अलग है, लेकिन अगर ये इकट्ठे होते हैं तो नुकसान दोनों पार्टियों का होगा, इसमें फ़ायदा इनको नहीं होगा। इसलिए कि दोनों एक दूसरे के एंटीथीसिस हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़के यहाँ तक पहुँची हैं जब। तो इसलिए नून लीग में मैं ये समझता हूँ कि इतनी समझबूझ है कि पंजाब में अभी भी अगर उनका कोई मुकाम है तो वो किसी खास वजह से है। अगर उन्होंने वो वजह भी खो दी और यही आपको पॉइंट सामने आया सर, वक्त कम रह गए, लास्ट 2 मिनट्स है, आपसे मुख्तसर रिस्पॉन्ड लेना चाहूंगा। फौजी अदालतों में तौसी के मामले के हवाले से इत्तेफाक राय तहाल नहीं हो सका है। अपोजिशन जमातों का मूड बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और नून लीग ने तो फौजी अदालतों के कानून को काला कानून कह दिया है। हुकूमत किस तरह इस मामले से निपटेगी? कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? मुख्तसर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, हुकूमत से ज़्यादा चैलेंज इस मुल्क के लिए है, ये इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए है। अगर ये दोनों पार्टियां समझती हैं कि इस मुल्क को ये चैलेंज ख़त्म हो गया है और हमारा अदालती निज़ाम इस काबिल हो गया है कि उसको संभाल सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। वरना आपको फिर भी यहाँ भी नज़र आएगा कि सिर्फ सियासत हो रही है यहाँ पर भी, और कुछ ये लेने और देने के मामले भी कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत की मजबूरी है। हुकूमत की मजबूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़ौज की मजबूरी है नहीं है। फ़ौज ने पहले भी इसकी डिमांड नहीं की थी, ये मसला इनका अपना खुद है। ठीक है, आपका पॉइंट सलमान अभी साहब, आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फौजी अदालतों का मामला भी क्योंकि पार्लियामेंट में तय होना है, लेकिन सब के सब दोनों बड़ी जमातें जो हैं इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हुकूमत से कुछ रिलीफ लेकर उसकी हिमायत करना चाहती हैं। ठीक है, हुकूमत से मसला सियासी जमातों का नहीं है, हिमायत करना चाहती है। सलमान आबिद साहब, जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह।